आमंत्रित करने के लिए आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ देवेश चंद्र भैया से सम्मान के साथ वो आमंत्रित करें। जी ओम, बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद आदरणीय रंजना किनीकर जी। आपने मुझे आमंत्रित किया है आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को आमंत्रित करने के लिए। मैं सबसे पहले आज के हमारे जो योगाचार्य रामानुज मौर्य जी जो इटारसी नवदापुरम से हैं, उनके दौरान जो योग कराया गया, बहुत ही अद्भुत योग, बढ़िया, बहुत सुंदर योग कराया। उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। द्वितीय सत्र में आदरणीय दिनेश जी चंद्र सेमवाल जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनको थोड़ा सा मैं परिचय कराना चाहता हूँ कि आप जो है सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी हैं। आप लगातार राष्ट्र सेवा और समाज सेवा को समर्पित रहते हैं। निरंतर प्रवास करते हैं देश भर में, विभिन्न विभिन्न जिलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, अंचलों में और ऐसी झुग्गी झोपड़ी वाली बस्तियों में जहां हमारे ग्रामीण भाई, गरीब भाई और अशिक्षित या कहीं धर्म परिवर्तन हो रहा है, कहीं कोई अन्य अन्य जो विधर्मियों के शिकार हो रहे हैं, उन क्षेत्रों में भी आप राष्ट्र सेवा के लिए, उन समाजों को जागरूक करने के लिए, लगातार उनको आजीविका से जोड़ने के लिए, उनका उत्थान कैसे हो, इस विषय पर लगातार जो है अपना चिंतन मंथन और प्रवास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। आप जो है इस योगाहार कार्यक्रम में जब से आपने सहभागी बने हैं, इस योगाहार कार्यक्रम को उच्चतम स्तर पर लाए हैं। आपने भारत सरकार से सम्मानित जो पद्मश्री हमारे वरिष्ठ समाज सेवी होते हैं, जिनको भारत सरकार सम्मानित करती है, उन महान पुरुषों को योगाहार कार्यक्रम में सहभागी बना करके उनका मार्गदर्शन दिलाया, उनसे संपर्क किया और भी कई विद्वान जनों को यहाँ ला करके और आपने योगाहार कार्यक्रम में हम सबको उनका मार्गदर्शन, उनका सुझाव, उनका देने में बहुत भूमिका निभाई। आपने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और कई पत्रकार के हैसियत से भी आपने कई समाचार पत्रों में और इसमें आपने लेखन का कार्य भी किया है। ऐसे विभिन्न जो है बड़े बड़े कार्य जो है जो पुरुषार्थ किए हैं योगाहार कार्यक्रम को, और आप जो है आज भी हमेशा लगातार इस राष्ट्र सेवा कार्य में लगे हुए हैं। आप देहरादून से हैं तो मैं आपको सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। आज आपका विषय है अपने जीवन के कुछ खास अनुभव। आप अपने जीवन के अनुभव सुनाएंगे, मैं से तो और हम सब सुनेंगे, आनंद आएगा और हम सबको उससे शिक्षा मिलेगी। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ, आप पधारें और अपने जीवन के अनुभव सुनाने का कष्ट करें। आदरणीय दिनेश सेमवाल जी। ओम जी। आदरणीय पूज्यवर गुरुजनों की सूक्ष्म उपस्थिति में मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और खासकर आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए जो शब्द कहे हैं, वरना ऐसे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें जो मेरे जीवन में आई हैं वो योगाहार की ही वर्षा हैं। और आदरणीय रंजना बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज का विषय मेरे लिए रखा है। और मेरा ऐसा तो बहुत अनुभव तो नहीं है, पर मैं कुछ बातें अपने जीवन की आज बताने जा रहा हूँ और जो भी जैसे भी याद आएगी वैसे मैं सामने इन शब्दों को बोलूँगा। असल में मेरे जीवन में आप सभी योगाहारियों के जीवन से जो अनुभव आते हैं वो मुझे और भी ऊर्जावान करते हैं और उसी के आधार पर मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ वो उसकी ऊर्जा आती है। मैं तो एक ग्रामीण अंचल और हिमालयी गांव का निवासी रहा हूँ। हालांकि आजकल बहुत बार इधर-उधर अधिकतर रहना होता है, अपने गांव में कम जाना होता है, लेकिन फिर भी अभी 2-4 दिन पहले मैं गांव की तरफ भी गया। और मेरे गांव से जब मुझे याद है कि कोई मैं दूसरी कक्षा में रहा होऊँगा
तो उस समय की क्योंकि इस समय का मौसम ठंडा होने जा रहा है, गाँव में मैंने देखा कि वहाँ पे पहले जैसा मौसम नहीं रहा। जो हम ग्लोबल वार्मिंग की जो बात करते हैं, तो उसको लेकर के मैंने जब याद करने की कोशिश की, तो उतनी ठंडक अब नहीं रही है, क्योंकि जो दूसरी क्लास की मैंने बात करी है, उस समय कुछ ये था पस मंज़र कि मेरे घर से कोई 2.5 किलोमीटर दूर प्राइमरी स्कूल था और आधे किलोमीटर की उतराई में पहाड़ से नीचे उतर कर के फिर 2 किलोमीटर सीधे सड़क से पैदल ही जाना होता था। और ख़ासकर हमारे जीवन में जो घटनाएँ घटती हैं, उसका प्रभाव भी और उसकी यादें भी हमें ताज़ा रहती हैं बहुत समय तक। तो मैं और मेरी बहन हमेशा स्कूल जाते थे, लेकिन याद कैसा रहा? याद र यहाँ रहा कि सर्दियों के मौसम में ज्यों ही अक्टूबर गया और अक्टूबर-नवंबर के बाद स्कूल जाना होता था, तो पूरे रास्ते में पाला बिछ जाता था। यानी जो पानी जम जाता था और उसी काँच में हमें जाना होता था। बड़ा ठंडा लगता था और याद यूँ है कि उस समय पता नहीं कैसे, लेकिन हम एक जोड़ी चप्पल से ही दोनों भाई-बहन अपने गाँव या घर से स्कूल जाते थे। अदला-बदली चप्पलों की हमने करी और कई दिन ऐसा चला और हमारी जो उँगलियाँ होती थी, वो लाल हो जाती थी और बीच सड़क से जाना थोड़ा कठिन और इसलिए हो जाता था, तो क्योंकि कंक्रीट होते थे। किनारे से पूरी दूब जैसी घास लगी होती थी, तो उसमें वो जो रुई जैसी जो पाला होता था, वो हमारे पाँव पड़ते ही चूरा होता था, जब ज़्यादा काँच नहीं बनते थे तो। और उसमें जाना हमारे नंगे पाँव से जाना और 2 ढाई किलोमीटर दूर जाना अच्छा लगता था। लेकिन जब बारिश हो गई और उसके बाद पानी जम गया, तो एक पाँव खड़ा करके दूसरी पाँव खड़ा नहीं किया जाता, ऐसा एहसास होता। फिर हमने आधे रास्ते तक अभी अभी तो मुझे कल जब आदरणीय रंजना बहन जी ने ये बताया कि मुझे कल कुछ बताना है, तो तब मुझे हँसी भी आ रही थी और उस समय की विचारगी पर थोड़ा अ, मन भारी भी हो रहा था कि हम आधे रास्ते तक या थोड़ी दूर तक चप्पलों की अदला-बदली करके आगे बढ़ते थे। और एक बहुत बार तो हँसी-ठिठोली इस तरह भी आज मुझे पुनः हँसी आती है कि एक चप्पल बहन ने पहना, एक मैंने पहना और आगे बढ़ जाते थे। लेकिन याद कैसा रहा तब मुझे ध्यान में आया कि मेरे गाँव से स्कूल के रास्ते घर से स्कूल के रास्ते तक 2-3 गदेरे यानी जो पानी के जो झरने हैं, किनारे-किनारे पे थे और हम स्कूल थोड़ा समय से बहुत पहले चले जाते थे ताकि ठंडे में हम समय पे पहुँच पाएँ। और किनारे-किनारे, रास्ते के किनारे एक दिन हमने देखा कि छोटा-सा तालाब था, कीचड़नुमा तालाब, लेकिन ऊपर से जो पाले की परत जमी हुई थी और उसमें हम कभी उसमें कूदते, कभी ऊपर आ जाते। काँच इतना मजबूत था कि वो यानी उसमें खड़े रह जाते थे और ऐसे करते-करते हमने उसको एक तरह से ये जान रहे थे कि ये कितना मजबूत है, लेकिन जो मेरी बहन है, वो मुझसे छोटी थी और उसने जैसे अगली बार छलांग लगाई तो उसका एक पाँव वो काँच को तोड़कर नीचे कीचड़ में धँस गया। फिर मैंने कोशिश की उसको निकालने की, लेकिन मेरा जो बस्ता है वो मैंने पीठ पे रखा हुआ था। बस्ता भी नहीं, उसमें एक तख्ती थी और जो लकड़ी की तख्ती, उसमें एक किसी बैग में था, ऐसे पूरा तो याद नहीं है। लेकिन मैंने उसमें कोशिश की उसको खींचने की और मेरा पैर भी उसी कीचड़ में धँस गया, वो पाले वाले उसमें काँच के। और फिर जब पैर निकाला तो फिर एक चप्पल पैर में रहा और एक चप्पल उस कीचड़ में ही धँस गया। और ये बातें मैं घर में आज के अपने बच्चों को और गाँव में भी कहानी सुनाता हूँ, तो लोगों को यकीन नहीं आता है। आज हमारे घरों में हमारे बच्चों के पास इतने सारे जूते-चप्पल होते हैं कि हर वर्ष वो बदल जाते हैं और साइज़ अगर थोड़ा छोटा-बड़ा हुआ तो फिर वो कूड़े में खड़े हो जाते हैं। तब मोदी जी को ऐसी योजना करनी पड़ती कि स्वच्छता अभियान जैसे। और फिर जब आज के दिन पर मैं इस स्वच्छता अभियान को देखता हूँ, तो तब ये लगता है कि हम पुरानी
परंपरा में, व्यवस्था में अभाव तो था, लेकिन इतना दुर्भाव नहीं था। इतने कूड़ा-कबाड़ा, हमारे जूते-चप्पल ढेर के ढेर पड़े हुए हैं। शुरुआती दौर में तो वो व्यवस्थित ढंग से कूड़े उठाने वाले भाइयों ने वो कूड़ा ठिकाना लगाया, लेकिन रास्ते भर अब मैं जब गाँव से आया, तो टीले के टीले अलग-अलग जगह पे पड़े हुए जूते, चप्पल, प्लास्टिक और बर्तन, पॉलीथीन खड़े हैं, मिले हैं। तो तब मुझे लगता है कि जो मेरे बचपन का समय था, वो कितना कष्टदायक रहा होगा और मुझसे पहले वाली पीढ़ी ने कितना संघर्ष देखा होगा। लेकिन ये संघर्ष वास्तव में जीवन को जीवंत करने वाला था और आप सभी आदरणीय सदस्य जो कि अपने-अपने बचपन से आगे गुज़रे हैं, आपको भी बहुत सारी कहानियाँ अपने जीवन की याद होंगी। तो तब और अब में जब हम अध्ययन करते हैं, तो बड़ा कठिन हो जाता है ये कहना कि आज का दौर बहुत अच्छा है या तब का दौर बहुत बुरा था। इसी बात को लेकर के मुझे एक बात याद आती है कि 5वीं कक्षा का मैं विद्यार्थी था और 5वीं कक्षा में अ, 5वीं का विद्यार्थी था और मुझे बोर्ड एग्ज़ाम उसमें होता था। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मुझे 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर दूर दूसरी स्कूल में हमारा बोर्ड एग्ज़ाम था। उसमें 10-11 विद्यालयों के प्राइमरी विद्यालयों के विद्यार्थी थे। और हम सुबह के समय बस से जाते और शाम के समय अगर बस मिली तो ठीक है, नहीं तो वापस पैदल आते। तो मुझे ध्यान आया कि मेरे क्षेत्र में एक मच्छर जैसा कोई मक्खी जैसी कोई अ, एक छोटा-सा जीव होता था, अभी भी होता है लेकिन अब कम हो गया। उसे हम मूरा कहते थे, मूरा। मक्खी से बहुत ही महीन और मच्छर से थोड़ा स्ट्रॉन्ग और वो अक्सर गर्मियों में हम हमें जैसे जनवरी-फरवरी के बाद जनवरी-फरवरी जैसे गर्मी शुरू हुई, तो मोरे हो जाते थे और हमें काटते थे और काट कर के खासकर पाँवों में या हाथों में जब काटा तो बहुत खुजली होती थी और खुजली के कारण फोड़े हो जाते थे। अगर वो फोड़े पक गए, तो बहुत ही दर्दनाक होते थे और चलने में बड़े परेशानी होती थी। उस दौरान उस समय स्कूल में जो बोर्ड का एग्ज़ाम था 5वीं का, तो मेरे पैरों में भी दोनों पैरों में खूब सारे मोरे हुए थे, बहुत सारे फोड़े हुए थे। स्कूल एग्ज़ाम के लिए जाते हुए बस से जा रहा हूँ, फिर वापस आने में अ, बड़ा असहनीय दर्द होता था। लेकिन कल-परसों मैंने कुछ लोगों से ये बात रखी कि जो मोरे होते थे, शरीर में फुंसी होती थी और सिर में जूं होते थे, उससे हम कहीं न कहीं स्वस्थ रहते थे और शरीर में जो घाव बनते थे, जूं हमारी सिर से कुछ ब्रह्मांड का खून एक चूस अटल लेती नियम थी। है, कर्म लौट कर आता हालाँकि ही उस है। दौरान आप ये चाहें तो विडंबना थी। पर्वतों के पीछे छुप जाइए, आप चाहें तो महासागरों की गहराई में उतर जाइए, परंतु कर्म का चक्र आपको ढूंढ लेगा। और यह संसार किसी राजा उस दौरान आदरणीय अभिकम चौहान जी का शायद माइक ऑन है। अचानक जुगनू रुका कृपया और पलटकर उसने मेरी मैं आवाज़ सांप आ से रही बंद है पूछा, ना? मैं बंद क्या कर मैं देता आपसे हूँ। 3 सवाल पूछ सकता हूं? सांप बोला पूछो। तो जुगनू ने पूछा, क्या मैं आपकी खुराक का हिस्सा हूं? सांप बोला नहीं। जुगनू ने फिर पूछा, क्या मैं जी, तो उस दौरान मुझे लगा कि जो हमारे शरीर में जो फोड़े-फुंसी होते थे, वो शरीर की व्यवस्था के अनुसार होते थे और साथ ही ये आवश्यक भी हमारे शरीर के स्वास्थ्य स्वस्थ रहने के लिए होते थे। मैं जब चर्चा कुछ लोगों से कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने उस पे हामी भरी और कहा कि आज हमारे शरीर में ना तो जूं पड़ते हैं, ना तो इस तरह की फोड़ी-फुंसी हमें होते हैं। यहाँ तक कि हमारे चेहरे पे होने वाले पिंपल्स भी कम होने लगे हैं। ये सभी हमारे शरीर से कहीं न कहीं जो अशुद्ध रक्त था या जो अशुद्ध प्रोटीन था या कह सकते हैं जो अशुद्ध अमीनो एसिड में कुछ
विसंगति आती थी, वो फोड़ों के माध्यम से, जुओं के माध्यम से ये साफ हो जाती थी। और विषय ये रहा कि जब आज न फोड़े हैं, न फुंसियाँ हैं और हमारा शरीर दिखने में भी अच्छा है, त्वचा भी सॉफ्ट है और न कटी है, न फटी है। लेकिन शरीर की गंदगी जो हमारे रंध्र हैं, जो त्वचा के छिद्र हैं, उससे बाहर नहीं आ पा रही है। वो अंदर ही अंदर इकट्ठा हो रही हैं और गाँठों के रूप में और अंदरूनी फोड़ों के रूप में और उसके बाद जो शरीर में जो मवाद बन रहा है, जो गाँठें बन रही हैं, वो कैंसर का रूप धारण कर रही हैं। तो इस विषय पर जब मैं बचपन की बातों को देखता हूँ और आज की समस्या के समाधान के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, योगाहारियों को सुनता हूँ, तो मुझे लगता है आज समय आ गया है कि हम कुछ ऐसे जीवों से, जैसे मूरा जैसा जीव, अब उसका नाम क्या कहाँ क्या कहा जा सकता है पता नहीं। अगर वो फिर से हमें उसको फिर से बुलाना पड़ेगा, उसे फिर से अपने शरीर में कटवाना पड़ेगा ताकि छोटे-छोटे जो फोड़े-फुंसियाँ हमें फिर से परेशान करें। हमारे सरों में शायद जिस तरह से हम जोंक वाली थेरेपी हमने शुरू की है कुछ समय पहले से। मेरे क्षेत्र में, मेरे गाँव में बहुत सारी जोंक होती थी। हम आए दिनों बरसात में बहुत परेशान होते थे कि यहाँ से वहाँ तक अगर आधा किलोमीटर या घर तक, घर के आँगन में भी या आस-पास भी जाएँ तो बहुत जोंक हमें काट लेती थी। लेकिन वो जोंकें अब नदारद हो रही हैं, उनको वो हमें देखने को नहीं मिल रही हैं और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जोंक से थेरेपी अच्छी रहती है, जोंक काटे तो शरीर के लिए आवश्यक है। उसी तरह मुझे लगता है कि वो ज़माना जो कि सिर में जोंक के रूप में जो जीव हमें काटते थे, वो हमारी खून की अशुद्धियों को दूर कर लेते थे और आज के डॉक्टर्स की आवश्यकता हो गई है कि इस तरह के जो परजीवी हमें परेशान करते थे, लेकिन हमारे शरीर से जो व्याधियाँ दूर करने वाले ऐसे परजीवियों की भी आज स्वस्थ रहने की आवश्यकता के साथ-साथ उनको भी हमें पालना पड़ेगा और जैव विविधता को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हालाँकि ये बात बड़ी मज़ाकिया भी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अलावा किसी भी डॉक्टर्स के पास कोई भी समाधान नहीं है। क्योंकि कल ही शाम को और आए दिनों हम जब वार्ता करते हैं शुद्ध भोजन की, तो हमारा भोजन इतना शुद्ध हो गया है कि हमारे शरीर में बाह्य रूप से व्याधियाँ नहीं आ रही हैं। हमारी त्वचा एकदम साफ हो रही है, स्वस्थ रह रही है, लेकिन ये जो व्याधियाँ विष के रूप में हमारे शरीर में अ, इकट्ठा हो रही हैं, एकत्रित हो रही हैं, वो कैंसर जैसी बीमारियाँ, मधुमेह जैसी बीमारियाँ इनको इकट्ठा कर रही हैं। तो तब लगता है कि ये जो परजीवी हमारे शरीर के लिए कितने लाभदायक थे। ये बात सही है कि इन परजीवियों ने हमें बचपन में और आप सभी को किसी के न किसी रूप में आपके बचपन में परेशान किया होगा। ख़ैर ये यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ और इस निवेदन के साथ आप सभी आदरणीय सदस्यों से ये वार्ता रख रहा हूँ कि मेरी इन बातों से किसी भी विषय वस्तु का, किसी भी पाठ्यक्रम का कोई भी लेना-देना नहीं है। लेकिन फिर भी ये स्वतः सुखाय के लिए मैं कभी-कभी इन बातों को याद करता हूँ और इन बातों से जो आपके बचपन की भी, आप सभी के बचपन की भी बहुत सारी बातें ताज़ा होती होंगी और वो हमारी आज की जीवन शैली को स्वस्थ करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए और मदमस्त करने के लिए लालायित करती होंगी और शायद आज हम स्वस्थ रहें इस विषय और इस प्रश्न का समाधान भी हमारी बचपन और हमारे पुराने ज़माने की जीवन शैली में शायद इन प्रश्नों का समाधान होगा, ऐसी उम्मीद है। हाँ, ख़ैर अब मैं एक बात और साझा करना चाहता हूँ, वो बात है कभी-कभी मुझे लगता है कि हम बहुत बार कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे ना तो हमें ऐसी कोई आशा होती है कि हम क्या करने जा रहे हैं, ना उसके रिज़ल्ट से हम प्रभावित होना चाहते हैं। यानी हम कुछ अभी जो करते हैं बहुत सारी ऐसी बातें, हमारा घूमना, हमना-फिरना, हमारा भोजन, हमारा जो रिश्तेदारी है, तो उसके मध्य ऐसी बातें या हमारी जीवन शैली, हमारे पाठ्यक्रम, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो
हमको पता तो नहीं चलता, लेकिन वो संचित रूप में आगे हमारा साथ देता है। वैसे ही एक रोचक, मेरे लिए रोचक और आप सभी के लिए शायद बोर करने वाली बात भी हो सकती है। लेकिन मुझे याद आता है कि मैं 12वीं का विद्यार्थी था और 12वीं का जब एग्ज़ाम का समय आया तो एग्ज़ाम में मेरा ज़ूलॉजी और बॉटनी था। मेरे गुरुजी आदरणीय श्री ए.के. सिंह जी, जो कि अभी देहरादून में हैं, उन्होंने हमें जीव विज्ञान बहुत ही अच्छे से पढ़ाया और इतने अच्छे से पढ़ाया कि हम जो बीएससी के विद्यार्थियों से भी उन्होंने कॉम्पिटिशन रखा। तो हम उनके साथ भी यानी बैठ सकते थे और बॉटनी और ज़ूलॉजी पे बात कर सकते थे। 11वीं और 12वीं में हम जब बॉटनी ज़ूलॉजी पढ़ा तो उन्होंने डरा करके, धमका करके और प्यार से हमें पढ़ाया। एग्ज़ाम का समय आया तो बॉटनी का प्रैक्टिकल था। अगले दिन प्रैक्टिकल होना था और मेरी जो जीआईसी मनसूना इंटर कॉलेज से हमें कोई 22-25 किलोमीटर दूर गुप्तकाशी, जो कि केदारनाथ मार्ग पर है। आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब कुछ दिन पहले भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे। वो गुप्तकाशी के आसपास ही ठहरे थे। तो वहीं पे इंटर कॉलेज गुप्तकाशी, जो कि मेरे घर से 20-25 किलोमीटर दूर था, लेकिन पहाड़ों में 20-25 किलोमीटर बड़ा दूर होता है। वहाँ पे हमारा अगले दिन बॉटनी का प्रैक्टिकल था। आज का पूरा दिन मेरे पास था और मैं क्या पढ़ूँ समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन हम प्रैक्टिकल के साथ वाइवा भी होना था, तो मन में कोई स्थिरता नहीं आ रही थी, तो मैंने रामचरितमानस की जो पुस्तक है वो पढ़ी और उसमें कुछ दोहे पढ़े और दोहों के साथ-साथ उनका अर्थ भी पढ़ा। शायद उसमें मैंने पहली बार कुछ बातों को हो सकता है पहली बार पढ़ा हो, लेकिन क्यों पढ़ा, किस लिए पढ़ा मेरी समझ में नहीं आया। ऐसे लग रहा था कि समय बिताने के लिए मैंने रामचरितमानस पढ़ी। दूसरे दिन जब विद्यालय गई तो प्रैक्टिकल हुआ, बड़े अच्छे से प्रैक्टिकल हुआ और उसमें जो एग्ज़ामिनर आए थे 2, तो उन्होंने प्रैक्टिकल के बाद सभी विद्यार्थियों को एक-एक करके प्रश्न किया वाइवा के सत्र में। वाइवा के सत्र में जब प्रश्न हुए, तो कोई मुझे ऐसे याद है कि शायद ऐसे 30 या 32 प्रश्न ज़ूलॉजी बॉटनी से प्रश्न पूछे गए होंगे और वो पूछते तो क्योंकि गुरुजी की कृपा से सभी याद था, तो हमने जल्दी-जल्दी वो प्रश्न रखते और हम उत्तर दे देते। लेकिन शायद 32 या 33वां प्रश्न ऐसा था कि उन्होंने कहा कि अब ये बताओ कि पार्वती का जो पार्वती है, माँ पार्वती, उनकी माता का नाम क्या है? इसका प्रश्न शायद मुझे देर से आया और मैं थोड़ी देर रुक गया, 5-10 सेकंड के लिए मैं सोचने बैठ गया, तो अचानक मुझे कल पढ़ी हुई एक यानी अगले दिन जो पढ़ा, उसकी कोई चौपाई याद आई और उसमें अचानक निकला मेरे मुँह से कि मैना, माता मैना। और जब भी मेरे मुँह से माता मैना निकला तो वो भी भौचक्के रह गए और मुझे भी आभास ये हुआ कि ये कैसे, क्योंकि मुझे तो आता नहीं था, कैसे मैंने पढ़ा। तो फिर उन्होंने प्रश्न किया कि अच्छा तुमने तो ये भी बता दिया, ये बताओ कि कैसे क्या तुम्हें ये किसी ने बताया था? तो मैंने उन्हें कहा कि ये कल ही तो मैंने पढ़ा था। उन दोनों महाशय ने एक-दूसरे को देखा और मुस्कुरा के शायद कुछ कहा होगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन अभी तक मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस प्रश्न का सवाल जबकि मेरे पास था ही नहीं, अगले दिन मैंने कैसे उस पाठ को पढ़ा होगा, उस दोहे को या उस चौपाई को पढ़ा। ये जीवन की बड़ी आश्चर्यजनक घटना मेरे सामने रही। असल में मेरे जीवन में बहुत सारी आश्चर्यजनक घटनाएँ रही हैं और उन घटनाओं में से लगातार हर वर्ष सामने आती रहती हैं और कुछ ऐसी घटनाएँ हैं कि जो बड़ी दुखद घटनाएँ भी रही हैं। मुझे परिवार सहित शरणागत होना पड़ा, यानी शरणार्थी भी बनना पड़ा। अपने गाँव से अपने घर को खोते हुए मैंने देखा, लैंडस्लाइड में, भूस्खलन में जाते हुए देखा, अपने बंधु-बांधवों को समाप्त होते हुए देखा और कई ऐसी कटु घटनाएँ हैं
कि एक बार तो मैंने जब पोस्ट ग्रेजुएशन करा था, तो भारत सरकार में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, उसमें हमारी एक एग्ज़ाम हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम था। उसमें जो प्रथम और द्वितीय स्तर की परीक्षाएँ पास कर दी, और जो इंटरव्यू के दौरान, जबकि लगभग सब कुछ सही था, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएँ घट गई कि मैं गाँव में ही रह गया और वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। बाद में मेरे जो संरक्षक थे, गुरु थे, उन्होंने मुझे खूब डाँटा कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे है? लेकिन समय ऐसा था कि मैं अपना फाइनल एग्ज़ाम दे ही नहीं पाया और उससे वंचित रह गया। लेकिन समय की बात है, बहुत सारी ऐसी बातें मुझे प्रसाद के रूप में और आशीर्वाद के रूप में भी मिली। और एक बार होते करते मैं दिल्ली में था। दिल्ली में मैं हरिभूमि समाचार पत्र, जो कि छत्तीसगढ़ में पब्लिश होता है, हरियाणा में पब्लिश होता है, मध्य प्रदेश में भी पब्लिश होता था। बाद में छत्तीसगढ़ की रायपुर में उसका मुख्यालय था। तो वहाँ से मन किया कि कुछ 6 महीने बाद मन किया कि मैं अब हिंदुस्तान ज्वाइन कर लूँ। हिंदुस्तान में मृणाल पांडे जी थी, जो संपादक थी उसकी। तो कहीं से ही पता लगा, तो मैं उनके पास चले गया और मैंने अपनी इच्छा जाहिर की। तो उन्होंने कहा कि पूर्व में मैंने हरिभूमि समाचार पत्र के लिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी का एक इंटरव्यू छापा था, और इंटरव्यू छाप पाता हो तो मृणाल पांडे जी ने कहा, जो कि संपादिका थी, कि हमारे लिए भी इस तरह का आर्टिकल लाओ और इंटरव्यू ले आओ। दिल्ली में मैं उत्तम नगर में उस समय था, और मुझे क्योंकि स्वामीनाथन जी आए थे पटेल नगर में, तो वहाँ पे थे। तो उनके सेक्रेटरी जी से, क्योंकि मेरा संपर्क रहा है, था पहले से, नारायण जी सेक्रेटरी थे। तो मैंने शाम को फ़ोन किया कि सर मुझे कल आना है, सर आप सर को पूछ लीजिएगा। तो उन्होंने तुरंत थोड़ी देर बाद कहा कि हाँ दिनेश तुम आ जाओ, और सर ने कहा कि हम नाश्ता भी साथ में करेंगे। नाश्ता भी हमने दूसरे दिन मैं गया, और इंटरव्यू के लिए दृष्टि से मैं अपना रिकॉर्डर, जो कि टेप वाला रिकॉर्डर होता था, उसको लेकर के गया, और उनकी पूरी तामझाम के साथ कि क्या-क्या प्रश्न पूछने हैं। हमने डॉक्टर स्वामीनाथन जी और मैंने और नारायण जी ने नाश्ता साथ में किया सुबह के समय, कोई हो सकता है 9:30 या 10 बजे आस-पास। फिर हम बैठे, तो उसके बाद शायद हम नाश्ते के बाद कुछ बातें कर रहे थे। जब बात इंटरव्यू की आई, तो उन्होंने कहा कि भई मैं आपको ये इंटरव्यू तो नहीं दे सकता। अब इतने बड़े व्यक्ति मेरे सामने थे, मेरे पास क्रॉस क्वेश्चन का भी कोई ज़रिया नहीं था, क्योंकि अब नाश्ता वगैरह सब साथ-साथ हो गया, तो मुझे तो ये आशा थी कि अब तो इंटरव्यू बड़ा अच्छा मैं लूँगा उनका, वो अच्छे से बताएँगे। अब जब उन्होंने कहा, तो मैं फिर ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन ये प्रश्न में नहीं पूछ पाया कि आप ऐसा क्यों कहते हैं? फिर बोले कि आप मिलते रहिए, लेकिन ये इंटरव्यू मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। मैं तो उन्हें कुछ देर तक देखता रहा, फिर कुछ बातें हुई होंगी, फिर मैं वापस चला गया। आपने, क्योंकि मैं उसमें हमारा जो फीचर डिपार्टमेंट था न्यूज़पेपर का, वो पंजाबी बाग डेली था, तो वहाँ चला गया, और मन में यही रहा कि मैं उनका इंटरव्यू नहीं दे पाया। और मेरा हिंदुस्तान में जाने का एकमात्र ज़रिया था वो आर्टिकल, जो इंटरव्यू के रूप में आता, और मृणाल पांडे जी से मिलने का दूसरा मौका मुझे मिलता। तो लेकिन रात को 8 बजे उनका फिर से नारायण जी का फ़ोन आया कि दिनेश तुम आ जाओ, सर कह रहे हैं कि उन्हें कुछ बात करनी है। मैं गया, नहीं हाँ, मैंने कहा सर, क्योंकि 8 बज रहे थे और मेरे पास कोई ऐसे साधन तो नहीं थे। तो मैंने कहा कि सर मैं तो इसमें तो नहीं आ पाऊँगा, अब मैं कल ही आ पाऊँगा। दूसरे दिन गया, तो दूसरे दिन उन्होंने बताया कि तुम जनरल मीडिया में एक एग्रीकल्चर के वैज्ञानिक का या एग्रीकल्चर वर्कर का इंटरव्यू पब्लिश कर रहे हो, और मुझे उस नहीं है, और पढ़ेगा तो ऐसे कोई लेगा नहीं। तुम क्यों ना एग्रीकल्चर मैगज़ीन में या एग्रीकल्चर मीडिया के लिए कुछ कार्य करो।
मैंने कहा मेरे पास तो एग्रीकल्चर, क्योंकि उस समय एग्रीकल्चर संबंधित पत्रिकाएँ, पत्र-पत्रिकाएँ कम होती थीं और होंगी भी तो मुझे पता नहीं था। और बहुत सोर्सेस चलती थी कि कोई सीनियर पत्रकार अपने साथ किसी जूनियर को बुला दे। तो मैंने कहा मेरे पास ऐसी कोई वो नहीं है कि पहुँच नहीं है। उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर टुडे एक मैगज़ीन है जिसमें डिप्टी एडिटर का एक पोस्ट है और तुम अगर उसमें अप्लाई कर सको तो जाना, लेकिन कुछ मेरे बारे में मत बताना। अगर वो हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो कुछ और देखा जाएगा। दूसरे या तीसरे दिन शायद मैं पहुँचा और बाराखंबा रोड वहाँ पे एग्रीकल्चर टुडे का ऑफ़िस था, तो डॉक्टर एमजे खान उसके संपादक थे। मैंने लोगों से पूछा, फिर संपादक जी के पास पहुँचा। तो संपादक जी ने पूछा कि अच्छा एग्रीकल्चर में आपने क्या किया है? तो मैंने कहा मैंने हल लगाया है। तो वो हँसे और बोले कि हल लगाया है। फिर बोले कि हाँ, अगर कुछ तो प्रैक्टिकल तुम्हें मालूम है। तो मैंने एग्रीकल्चर की पढ़ाई थी क्योंकि मैं ज़ूलॉजी बॉटनी का विद्यार्थी था। तो उन्होंने के बोले कि आपने एग्रीकल्चर का लिखा कितना है? तो मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं लिखा है, कुछ फीचर के अलावा मेरे पास कोई ऐसी ज़्यादा नॉलेज तो नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, डिप्टी तो नहीं लेकिन असिस्टेंट एडिटर के लिए तुम कार्य कर सकते हो, और मुझे पटेल नगर भेजा गया और एग्रीकल्चर की या एनिमल हस्बेंड्री की पूरी पुस्तकें वहाँ से मुझे दिलाई गई। फिर मैंने उनको पढ़ा और बाद में इसी की बदौलत और फिर जो एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन की मेरी ट्रेनिंग वगैरह हुई कम्युनिकेशन, फिर पंतनगर विश्वविद्यालय में ये संपादन के लिए बुलाया गया। मैं उस इस एग्ज़ाम में पास हुआ और वहाँ मेरी यात्रा अ, एक तरह से आगे बढ़ी। वहीं मुझे पद्मश्री श्री सुभाष पालेकर जी का भी दर्शन हुआ पहली बार 2013 या 14 में। और उस दौरान जब मैं अभी आदरणीय सुभाष पालेकर जी से बात करता हूँ, तो तब मुझे याद आती है कि तब जैविक खेती के बारे में जो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक थे, अगर उनके सामने ये बात रखी जाए तो वो लगते थे कि उनके सामने कोई मूर्ख व्यक्ति बात कर रहा है। और लेकिन मुझे कन्फर्म हो चुका था कि आने वाला समय जैविक खेती के लिए ही करवट ले रहा है। मैंने पार्ट टाइम में यानी शाम के समय जब 5 बजे बाद ऑफ़िस की छुट्टी होती, तो बसंतीपुर और दिनेशपुर गाँव में जाना शुरू किया, क्योंकि वहाँ पे अत्यधिक केमिकल्स और कीटनाशकों का प्रयोग वहाँ पे होता आया है। तो मैंने कुछ वहाँ पे बंगाली समुदाय थे, वहाँ के किसानों के साथ जैविक खेती का कार्य शुरू कर दिया और उन्हें बताया कि किस तरह से हम जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ से बहुत सारे जो किसान थे, उन्होंने जैविक खेती करना और कम से कम अपने लिए जैविक खेती करना शुरू किया। लेकिन जब ये बात विश्वविद्यालय पहुँची, तो विश्वविद्यालय में बड़ा विरोध हुआ। तब डॉक्टर वीर सिंह सर पर्यावरण जो साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ कॉलेज के प्रोफ़ेसर थे, उनको कहीं बात पहुँची और तब लेकिन उन्होंने एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि नहीं, इस विरोध को झेलो और तुम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन तब से लेकर फिर मैं विश्वविद्यालय से बाहर आ गया, कई किसानों से मिला और अब योगाहार में हूँ। और मुझे लगता है कि मेरी जो डायरेक्शन है, बड़ी झिकझक रही यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, लेकिन मैं अब सही मायने में सही जगह आ पाया हूँ। अगर मैं विश्वविद्यालयी सेवा में रहता, तो फिर अपने गाँव के दर्शन या बहुत सारे गाँवों का भ्रमण, बहुत सारे प्रदेशों में लोगों से बात मुलाकात नहीं करवाता और शायद हो सकता है मैं योगाहार में भी आप सभी की वाणी नहीं सुन पाता। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ ईश्वर का कि उसने समय-समय पर मुझे छोटे-छोटे, हल्के-हल्के धक्के दिए और कहा घर से बाहर निकल और योगाहार जैसे परिवार में सम्मिलित हो जा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अन्य कहानियों को कभी भविष्य में आपके समक्ष रखूँगा और मैं आदरणीय आप सभी महानुभावों का धन्यवाद करता हूँ। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम। जी। आदरणीय दिनेशी सेमवाल जी को हम सुन रहे थे। अभी आपने
जो बचपन की जो हम कहानी पढ़ते थे किताबों में, पहले पढ़ते थे, अब तो नहीं पढ़ने को अब किताबें नहीं आती हैं वैसी कहानी पढ़ने के लिए, लेकिन ये एक हकीकत है। और अगर हमें अपने जीवन में बदलाव लाना है तो निश्चित हमें घटनाएं सुनना पड़ेंगी, और हम घटनाएं सुनकर ही अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। और एक छोटी सी घटना किस व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला दे, इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये हमारे संसार में जितने व्यक्ति हैं, इनका जो माइंड बास, जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्रेन बास, अभी बोलने लगे हैं, वो यही है। यही जो है, लोग मानव बम बन रहे हैं कुछ, और कुछ जो है इधर विनाश के लिए मानव बम बन रहे हैं, और कुछ राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने मानव बम जैसे काम कर रहे हैं, कि उन्हें पता है कि यहाँ हमारे सामने मौत है, लेकिन हम जब तक जीवन रहेगा तब तक इस देश के लिए, इस धरती माता के लिए हम लड़ेंगे, इस समाज की हम सेवा करते रहेंगे। ऐसे भी तो दोनों जो है विपरीत है। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने जो कहा है कि एक चप्पल लेकर के और हम बहन भाई जब उस बर्फ पे चलते थे, एक आपको चलने का एक, जैसे वो क्या है, पहले घोड़ी टाइप की होती थी कि एक पैर से एक चप्पल चढ़े थे, चक चक के, जैसे अगर कोई ठंड लगती है या कुछ करते। विभिन्न प्रकार के जो संघर्ष, ये संघर्ष गांव के गरीब बच्चे ही जान सकते हैं। और फिर भी आपने अभी जो घटनाएं देहरादून में लगातार भूस्खलन होता है, भारी, अभी देखा है आपने, सबने सुना है। ये घटनाएं भी आपके जीवन में उतरी हैं और आज आप हमारे बीच में हैं। उसका भी आपने लोगों को बचाने में अपना जीवन निछावर कर दिया, अपना बिना अपनी परवाह किए। उस घटना को भी आप सुनाने का कष्ट करें, फिर हम जो है दूसरा सवाल आपसे करेंगे। जी दिनेश जी। हाँ जी 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 आदरणीय, इस असल में ये तो क्योंकि घर से बाहर निकल कर के और लोगों से मिलना और लोगों से मिल कर के लोगों को विचारों के साथ आगे बढ़ना, और कभी-कभी लोगों को अपने विचारों के साथ आगे ले जाना, यही मुख्य बात रही है। लेकिन एक एक घटना जब आपने कहा है और आपको देख कर के, आपको सुन कर के मुझे अब जब मैं आपको सुनता हूँ, तो आपको केदारनाथ में ही पाता हूँ। मैंने आपको वहाँ से लाइव देखा, सुना, तो जब आपसे बात होती है तो लगता है केदारनाथ में, मैं भी केदारनाथ में हूँ। लेकिन 2013 में जब मैं पंतनगर विश्वविद्यालय में था और केदारनाथ में घटना घटी थी, तो विश्वविद्यालय में रहते हुए मैंने घर में बात की कि मुझे तो गाँव में जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। गाँव के कुछ जगह बात हो पा रही थी, क्योंकि शायद लोगों के पास उस समय तक नेटवर्क था और उनकी मोबाइल बैटरी वगैरह चार्ज थी। लेकिन सभी ने कहा कि यहाँ मत आना क्योंकि रास्ते बहुत खराब है। अब मन ये हुआ कि हाँ, ना जाऊँ। लेकिन मेरे जो मित्र थे, जो प्रदेश से बाहर थे, तो ऐसे 9 मित्रों के लगातार फ़ोन आए। उन्होंने कहा कि भई, उनको लगा कि मेरा गाँव उस क्षेत्र में है, तो इसका मतलब उत्तराखंड मतलब पूरा केदारनाथ मतलब उत्तराखंड, और उत्तराखंड मतलब केदारनाथ। तो ये घटनाएँ वहाँ पे घट गई, इसका मतलब है पूरा बहुत ही नुकसान हो गया है। तो उन्होंने चिंता करके कहा कि हम आना चाहते हैं तुम्हारे पास। मैंने कहा मैं अपने गाँव से बहुत दूर विश्वविद्यालय में हूँ और यहाँ पे आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गाँव वाले और घर वाले मुझे ही आने नहीं दे रहे हैं। तो और कुछ दिन बाद मैं जाऊँगा वहाँ पे, क्योंकि तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो आएँगे। और वो ऋषिकेश पहुँच गए, तो फिर वहाँ से मैंने अ, अपने जो वीसी हैं, अपने जो डायरेक्टर थे और वीसी हैं, तो उनसे अनुमति माँगी। उन्होंने कहा नहीं, नहीं, तुम कैसे जा रहे हो जब घर में सब सलामत है, गाँव में सलामत है, तो अभी कुछ दिन रुक जाओ, फिर जाओ, वहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं है। उससे पहले इसी दौरान हमने क्या किया था, विश्वविद्यालय में एक कुछ पैसे जुटाए थे। कुछ पैसे जुटाए और हाँ, वो एक घटना साथ में जुड़ रही है कि उस घटना में जो स्वयं सेवक संघ हैं, उन्होंने बहुत लोगों की सहायता करी थी। स्वयं सेवक संघ और साथ में मेरे ख्याल से 1-2 और संगठन थे। तो उन्होंने विश्वविद्यालय और आस-पास के क्षेत्र से कुछ कपड़े, कुछ पैसे वगैरह इकट्ठा किए। हालाँकि हमने वो चीज़ किया। उनमें से कुछ
लोगों ने यूँ ही मज़ाक-मज़ाक में और कहा कि भई तुम तो यहाँ पे हो और आपके गाँव क्षेत्र में तो पूरा अँधेरा है। और गाँव क्षेत्र में अँधेरा है और आप यहाँ तो अच्छी लाइट में, अच्छी व्यवस्था में हो, सरकार की व्यवस्था में। तो मुझे भी ध्यान आया कि ऐसे मैं इस व्यवस्था में तो हूँ और वास्तव में मेरे गाँव के लोग या अपने क्षेत्र के लोग अँधेरे में हैं। मैंने उसी समय निर्णय लिया, हालाँकि उनको पूछा कि क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि भाई जो करना है करो। तो आरएसएस के लोग कुछ कपड़े इकट्ठा कर रहे थे, तो मैंने क्या किया अपने जो बिस्तर थे अ, और उसमें रज़ाई और कंबल, मैंने कहा ये ले जाइए और मेरे पास अ, भोजन के लिए जो छोटा पेट्रोमैक्स जो टाइप का जो सिलेंडर था, मैंने कहा कि इसको भी ले आओ। उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं, आप तो मज़ाक कर रहे हो।" नहीं, नहीं, मैंने कहा मज़ाक नहीं कर रहे हैं और फिर मैंने वो उनको दे दिया। बाद में मैं अपने लिए गैस का प्रबंध तो मैंने किया, लेकिन मैंने उस समय फिर सोचा कि मैं अब रज़ाई तो रखूँगा नहीं और उसकी कहानी फिर सुनाऊँगा क्योंकि समय कम हो जाएगा। लेकिन जो दूसरे दिन मैंने बिजली के ऑफ़िस गया जो कि विश्वविद्यालय का ही एक डिपार्टमेंट था और वहाँ से अपनी बिजली कटा दी। फिर 3 साल तक मैंने वहाँ पे बिजली का प्रयोग नहीं किया अपने रूम में और एक छोटा-सा जो चार्जर के लिए हाँ, सोलर अ, चार्जर ले आया। ऑफ़िस में जाता तो वहीं अपने फ़ोन को चार्ज कर लेता और घर में यानी जो कमरों में केवल दीपक जलाता। दीपक तब तक जलता जब तक मुझे आवश्यकता होती है, उसको बुझा देता। तो मैंने दिए का प्रयोग किया 3 वर्ष तक, तो और पंखे का प्रयोग नहीं किया 3 साल तक। अ, तो ये घटना भी मुझे खूब बल देती है। साथ में हाँ, जो मेरे अ, जो साथी थे 9 साथी अलग-अलग जगह से और 8 साथी थे जिसमें मैं 9वाँ था। वो ऋषिकेश आ चुके थे। हम बड़े जद्दोजहद के साथ केदारनाथ की घाटी में पहुँचे। हमने अ, उससे पहले तो विश्वविद्यालय से पैसे इकट्ठा करे थे। कोई 6 लाख रुपया इकट्ठा हुआ लेकिन अंत में ये बात आई कि कांग्रेस, बीजेपी और आप पार्टी के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा कि ये पैसा तो हम देंगे या हमारे के माध्यम से जाएगा। अंत में हमने सोचा कि हमने एक संकट मोल ले लिया और संकट मोल लिया तो फिर विश्वविद्यालय की तरफ से जो हमारे कुलपति जी थे, उन्होंने ही समाधान निकाला और उन्होंने तत्कालीन राज्यपाल को 6 लाख का चेक दिया। और जो कुछ अगली बार अगला जो कदम था हमारा क्षेत्र भ्रमण का, तो हम कुल 9 मित्र अपने 1-1 महीने की तनख्वाह के साथ और जो आवश्यक सामग्री, भोजन सामग्री की ताकि हम क्षेत्र में बाँटे, उसके साथ केदारनाथ पहुँचे जो त्रासदिक क्षेत्र में और 7 लोगों को हमने रेस्क्यू किया और उसमें से ये एक व्यक्ति को तो हम नहीं बचा पाए, हमने कहीं गहरे नाले से उनको निकाला था, लेकिन हम इतने थक गए थे कि हमने बाद में ये हार मानने लगे थे कि अब हम इनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो घायल रूप से हमने निकाले थे। लेकिन फिर जो फौजी भाइयों को हमने उनको सूचना दी और उनको वो ले गए। उसी दौरान मैं भी खूब चोटिल हुआ और मेरे एक मित्र हैं बनारस के, उनका पाँव तो पूरा ही फ्रैक्चर हो गया था। अभी भी वो लचक-लचक के चलते हैं। तो मेरे भी कोई 8-9 जगह पे छोटी-छोटी जो क्रैक्स आई थी। तो लेकिन अब मैं तब से योग के बल पे ही सारी क्रैक्स अच्छी हुई, मैं स्वस्थ हो गया। हालाँकि डॉक्टर्स का कहना था कि ये थोड़ा कठिन होगा। सर्दियों के समय में भी 2-3 साल पहले तक ही खूब दर्द होता था, लेकिन अब मैं स्वस्थ हूँ और अब समय भी आज का समाप्त होने जा रहा है। जी, धन्यवाद आदरणीय। जी, जी। तो ये दिनेश जी सेमवाल जी के अभी और सारी चीज़ें अभी सुनने को बहुत शेष हैं। ये संघर्षमय जीवन ऐसे दिखते हैं ऐसी साधारण व्यक्ति ऐसे कई हमारे महान पुरुष इस व्यवहार कार्यक्रम में जुड़े हुए। किसी का कोई और सवाल हो आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी से तो पूछ सकते हैं। इतने भीषण, इतने कठिन जीवन की यात्रा से गुजरने के बाद आज जो है अपने उस सोपान पे हैं और लगातार यात्रा कर रहे हैं। अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, हैंड रेज़ कर सकते हैं या अनम्यूट करके और दिनेश जी से संवाद कर सकते हैं। आपने जो रामायण की बात कही है,
कि रामायण में का पाठ पढ़ा, चौपाई पढ़ी और उसमें वो आपने सफलता हासिल की। मैं तो यही निवेदन करूंगा सदन से कि हमारे जीवन में जो आने वाला समय है बिल्कुल भीषण, इस दिल्ली की घटना को देखो या इस विधर्मियों के लगातार हमारे आसपास सारे लोग घूम रहे हैं, तो हमें इनसे बचने के लिए हमें शक्ति का जरूर आश्रय लेना चाहिए और अपने साधारण अपने जीवन में ध्यान, प्राणायाम, आसन, व्यायाम और गीता और रामायण का पाठ उसका अध्ययन भी हमें करना चाहिए। ये निश्चित हमारे जीवन में बदलाव लाएंगे और ध्यान तो अति आवश्यक है। ध्यान का प्रभाव भी बहुत होता है, जैसा दिनेश जी ने कहा। आज समय चूंकि हो गया है, अगर किसी का कोई सवाल रहेगा तो अपन ले लेंगे और इसके बाद हम चलते हैं वापस रंजना किनीकर जी के पास। जी 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 भाई साहब, जी डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर चर्चा और जीवन वृतांत जो होता है, क्या कहें, मतलब जो सीखने की बात है, वास्तव में हमको अगर लोगों से कुछ सीखना है तो इस तरह से जो लोग जो कार्य करते हैं और आगे बढ़ने का जो क्रम होता है और जिसे आगे जाना होता है तो अपना रास्ता खुद बना लेता है। ऐसे हमारे दिनेश चंद्र जी सेहवाल भाई साहब, निश्चित रूप से जो आपने जो कुछ थोड़ा सा सुनाया है उससे आपके जो बाकी चीजों का पता चलता है कि जीवन में कष्ट आए तो आए, पर अगर निर्धारित कर लिया है कि हमें ये करना है तो वो हम करेंगे। क्योंकि चालू बिजली को कटवा के और दिए में रहना वाकई में ये तो क्या कहें, बहुत विकट है। ये तो हठ योग है, एक तपस्या है। तो निश्चित रूप से तपस्वी जीवन जीने की जो कला है ये हर किसी में नहीं पाई जाती। विरले होते हैं जो अपने जीवन को इस तरह पका कर तपा कर और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको सादर वंदन करते हैं, नमन करते हैं और हम आगे भी संस्मरण सुनना चाहेंगे। तो जब कल का डॉक्टर साहब आपने एक ध्यान करा ही दिया है कि साधु जीवन। तो मैं दिनेश जी से चाहूंगा कि आप अपने शादी के संबंध में भी बताने कष्ट करें। ये शादी भी नहीं कराने के तैयार थे, वो भी संवाद अभी है, अपना समय है, वो भी सदन को बताने का कष्ट है। अरे दिनेश जी, शादी कैसे हुई आपकी? जी 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 आदरणीय, असल में मेरे साथ घटना ये घटी। आदरणीय अशोक जी भाई साहब को प्रणाम, आप साक्षात दिख रहे हैं। और घटना ये घटी कि हुआ यूं कि मैं जब इंटरमीडिएट में था तो उस समय मैं मॉनिटर चुना गया। हुआ ये कि 2-3 दिन से वहाँ पे जीआईसी मनसुना में प्रक्रिया चलती थी कि मॉनिटर को विधिवत रूप से चुनाव होता था। तो मैं अपने सीनियर से, अपने पहले से मॉनिटर्स जो थे उनको देखता आया था। और क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था तो मेरे टीचर्स कहते थे कि जो ये हो हल्ला में सम्मिलित नहीं होना है। लेकिन 2-3 दिन से तैयारियां चल रही थी और उसमें कुछ मुझसे उम्र में बहुत बड़े लोग थे, क्योंकि वो बहुत बार फेल होकर के मेरे साथ थे। और वो यानी उनका व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता था, वो शिक्षकों के प्रति खासकर और विद्यार्थियों के प्रति भी। वो गुटखा, पान, बीड़ी वगैरह वो पीते थे, लेते थे। तो वो भी उनमें से 2-3 लोग भी खड़े थे। तो कुल मिलाकर के 5 लोग या 6 लोग ने नॉमिनेशन कर दिया था। अंतिम टाइम पर मैंने भी अपना नाम दर्ज कर दिया, जबकि उसमें पर्चियां कटनी थी। तो मेरे टीचर्स ने खूब मुझे डांटा। डॉक्टर श्री जीसी बगवाड़ी जी जो अध्यापक थे उसके व्यायाम के, तो उन्होंने कहा तुम कहाँ थे कल परसों तक? तो मैंने फिर सबसे पूछा गया कि तुम क्या करने वाले हो? तो मेरी ना तुम क्यों खड़े हो? तो मेरे पास यही प्रश्न था, जब अन्य लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं, सभी लोग इसमें चुनाव में सम्मिलित हो सकते हैं, तो क्यों नहीं? और उसमें कोई 525 या 550 लोग विद्यार्थी थे। चयन हुआ, मेरा 7वां नंबर था, लास्ट में ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया। तो सब लोग टीचर्स लोग हंसे कि चलो सब
उसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। और जब मैंने कहा कि जब हर कोई तैयार, इनमें से जितने कैंडिडेट्स हैं जिनके नाम मैं देख रहा हूँ, अगर ये खड़े हो सकते तो मैं क्यों नहीं खड़े हो सकता। फिर जब पर्चियां विद्यार्थियों ने यानी वोट डाली नाम और मोहर के साथ, तो मुझे 120 वोट मिली और 120 वोट के साथ ही हमें प्रतिज्ञा करनी थी। और प्रतिज्ञा हुई थी कि जो हमेशा होती थी, तो प्रतिज्ञा मैंने की कि हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। और वो प्रतिज्ञा मेरे मन में ऐसी बैठ गई। उस दिन पहले तो मैंने नहीं सोचता था, लेकिन हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। और वो बात इस तरह से रही मन में कि विश्व जो विद्यालय है वो सब भाई बहन हैं, ये प्रतिज्ञा। और कभी मेरे मन में कोई दुष्विचार या दूसरा विचार आता, खासकर जो छात्राएं हैं उनके प्रति, या मैं कहीं चले जाता, तो मैंने 2 बार पीजी किया, हॉस्टल में रहा, तो वही विचार ने मुझे बल कि हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। और जब हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, तो मैं तटस्थ रूप से मन से ये कहने लगा कि अब तो सब भाई बहन हैं, मैं शादी तो करूंगा ही नहीं। और मैं नहीं गया, घर वाले परेशान, सबको मना कर दिया, घर वाले परेशान हो गए। तो अंत में हाँ, ये जो पता नहीं बीच में क्या-क्या घटनाएँ थी, क्या-क्या कहानियाँ थी, तो पता नहीं है। लेकिन बहुत रोना-धोना घर में हुआ कि तुम कनाडा में आओगी, इसका मतलब तुम्हें कोई पसंद है, बाहर है। तो मैं हार करके फिर मैंने संगति दे दी और मेरा हो गया 2011 अप्रैल। जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद। तो ये इनकी घटनाएं रही हैं, और अभी और भी इनके जो जीवन की घटनाएं हैं अभी और है। समय हो गया है, तो आभार ज्ञापित करने के लिए मैं आदरणीय प्रीता सागरे बहन जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। आदरणीय प्रीता सागरे जी बहन तक आवाज पहुंच रही है? आदरणीय कल्पना खोटेले जी बहन जी, जी शायद आवाज नहीं पहुंची। जी ओम भाई जी साहब, जी जी आवाज पहुंच रही है। और सदन को नमन, गुरु सत्ता को नमन। दिनेश भाई साहब का जो जीवन है, वो ऐसा लगता है जब भी हमने सुना, उनको देखा, कि बहुत सारी गहराइयाँ हैं उनके जीवन में, बहुत सारे उदाहरण हैं हमको सीखने के लिए, बहुत सारे उनके जीवन में उतार चढ़ाव आए होंगे। और तो हमेशा हमें जानने की उत्सुकता रही है। और मैंने एक बार तो मुझे रहा नहीं गया, तो मैंने फ़ोन करके पूछा कि आपके साथ मतलब आपके अपने जीवन के बारे में थोड़ा-सा बताइएगा, कैसे क्या आप जीवन यापन करते हैं? और कैसे तो फिर भी अभी बहुत सारी हमको सुनना है, समझना है, तो जो भी पहलू बताए भैया जी ने, बहुत कठिन रास्ते रहे उनके जीवन में। तो ये हमको और भी सुनना है, समझना है। और मैं अपने बातों को समेट नहीं पा रही हूँ, क्योंकि उनका जो जब उनका पहनावा देखते हैं, उनका चरित्र देखते हैं, उनका जो पूरा बातें देखते हैं। हमने एक बार बोला था भैया जी को कि जैसे मधुमक्खी का छाता होता है ना, एक शहद होता है, लेकिन पूरे कांटे भरे भी होते हैं उसमें। तो वैसे ही उनका जीवन है, एक गुलाब के फूलों की तरह भी है, उनके जीवन में कांटे भी हैं, और सहजता है, सरलता है। योगा प्रोग्राम में जब आए थे, तो हमने सुना है कि वो कई सालों से, महीनों से उन्होंने अपने कपड़ों में प्रेस भी नहीं किया था। और जब वो पायजामा पहन के आए थे, पैंट, तो वो भी घुटने से नीचे उन्होंने थोड़ा-सा प्रेस किया हुआ था। ऐसा उनका चरित्र है, जीवन है। तो कितनी तपस्या में जीते हैं, और कितना सारा सोचते हैं वो अपने देश के लिए, लोगों के लिए। ऐसे पहाड़ों के लिए उनकी कितनी पीड़ा है कि लोग दोहन कर रहे हैं अपने पैसे कमाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे पहलू हम उनसे सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के बारे में भी जानना चाहेंगे। तो ऐसे भाई साहब को हम नमन करते हैं, और भी हम आपको सुनेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ।
और मुन्नीलाल भैया जी को सौंपती हूँ कि वो समापन करे। धन्यवाद, आभार जी बहुत। जी जी जी, आदरणीय प्रीता सागरे बहन जी आए और हमारे अपने दो शब्द और युगहर कार्यक्रम में योग शिक्षक और आज के मुख्य वक्ता दिनेश जी और उपस्थित सदन का आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी, युगहर परिवार को, इस मंच को मैं सादर नमन वंदन करती हूँ। और मैं बहुत थोड़ा क्षमा चाहूंगी कि लेट जुड़ी, लेकिन आदरणीय दिनेश जी भाई साहब के जीवन परिचय को हमने सुना। जैसे कि हमारी आदरणीय कल्पना दीदी ने कहा, वास्तव में एक जीवन साधना है, तपस्या है, तप है, योग है, योगी है। हम जितनी सारे शब्द अपने भाव से, अपने हृदय से अगर कहते हैं, तो आदरणीय दिनेश जी भाई साहब के जीवन में वो सार्थक है। एक गीत की पंक्तियां आती हैं, शपथ लेना तो सरल है, पर साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है। सलब बन जलना सरल है, स्नेह की जलती शिखा पर स्वयं को तिल तिल जलाकर दीप बनना कठिन है, दीप बनना कठिन है। ऐसा आपका जीवन है। आपके जीवन में, जीवन से जितना भी हम सीखे, जीवन के बारे में जितना भी वर्णन करें, वो कठिन है, वो बहुत कठिन है हमारे लिए भी। और एक साधु की तरह जीवन, एक भाव में, एक मन में और एक ही विचार में जीवन जीना, ये हमारे आदरणीय दिनेश जी भाई साहब के जीवन से सीखने मिलता है। मुझे लगता है कि एक लेख आपके जीवन परिचय पे होना ही चाहिए। ऐसे कोई लेखक है और लिख सकते हैं तो इस समाज के लिए, परिवार के लिए है ही, परंतु समाज और इस राष्ट्र के लिए ऐसे ही जीवन को जीने वाले लोग प्रेरक बनते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि योगाहार का हर सदस्य, मैंने कहा है कि योगी है, तपस्वी है, साधक है, परंतु उस बीच में आप है, आपका जीवन है। और हमारे लिए वह निरंतर एक शिक्षा देने वाला है, प्रेरणा देने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सम्माननीय हमारे वरिष्ठ मुन्नीलाल भाई साहब ने कहा है कि सबका आभार व्यक्त करें समय की मर्यादा को देखते हुए। आज के जो योग शिक्षक हैं और मुख्य वक्ता हमारे आदरणीय दिनेश जी भाई साहब, समस्त सम्माननीय उपस्थित सम्मान्य सभी योगी जन, आप सबको मैं सादर नमन वंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय रंजना दीदी के श्रेष्ठ संचालन के लिए और समस्त योगियों के लिए। फिर से पुनः मिलते हैं कल की सुबह बेला पर 5:30 बजे से 8 बजे तक। तब तक के लिए आप सबका जीवन मंगलमय हो और सबके जीवन में एक योगी की तरह परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री के उस जीवन के मोतिया बरसते रहें। प्रभु की कृपा निरंतर है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सब सभी को मैं सादर नमन वंदन करती हूँ। ओम जय श्री राम, जय श्री राम, जय गौ माता, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय श्री राम। गाय बचेगी, देश बचेगा। और सुंदर, धन्यवाद बहन जी, आपका भी। ओम। जी, आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, ओम। जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत भारत वंदे वंदे मातरम। मातरम। ओम सभी ओम को। ओम 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 बहन जी, ओम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश भैया आपका। अभी दिनेश बहुत और भैया सभी आपके का लिए, ओम। बहुत कुछ दिनेश रह भैया गया अभी। आपके लिए वंदे मातरम। बहुत कुछ रह चुका है, मगर हाँ मेरा एक और भी प्रश्न था दिनेश भैया। आप वो जो लास्ट में प्रश्न कहा मुन्नीलाल भैया ने, तो अब अपने शादी का जो प्रस्ताव था, फिर मैं अभी रहने दो, बाद में बोलूंगी, ठीक है, बाद में हाँ। बोलेंगे, अब जी जी, इसमें नहीं बोल सकते। दूसरा प्रस्ताव तो नहीं दे रहे? ऐसा नहीं, घर में है वो, अभी घर नहीं में नहीं, है, ध्यान रखना। जब शादी हाँ। बस बोल ही देती हूँ, चलो। अब शादी करके आपको कैसे लग रहा है, आप बताइए। पहले तो आप करना नहीं चाहते, तो आप